Assalamu alaikum. Okay, the purpose of this video is basically कि हमने जो मिड टर्म के बाद जब टॉपिक स्टार्ट किए अपने, तो हमने 5.2 स्टार्ट किया था। 5.2 में कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। डेप्रिसिएशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह डिस्कस करने के बाद सैल्वेज वैल्यू, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, तो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे डेप्रिसिएशन के। और टेक्स्ट स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन आप लोगों को करवाया गया था कि टेक्स्ट स्ट्रक्चर का मैथमेटिकल मॉडल कैसे बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन और 5.2, 5.3 के करवाए गए थे। दूसरे टीचर ने आपकी क्लास ली थी। तो सम स्टूडेंट रिक्वेस्टेड कि जी एक वीडियो बना के डाल दी जाए जिसमें कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करवा दी जाएं। ठीक है जी। तो आई हैव पिक्ड अप सम एग्जांपल्स फ्रॉम 5.2 एंड 5.3। दो तीन एग्जांपल्स मैं आप लोगों को करवा के एक ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपके ब्लैक बोर्ड के फोल्डर में ही रख दी जाएगी। इनिशियली ये 5.2 के कुछ दो तीन क्वेश्चन हम इसमें कर लेंगे, मैंने एक और वीडियो बना के मैं 5.3 के भी डाल दूंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आपकी बटनी की बुक के चैप्टर 5 के 5.2 का है। इट्स क्वेश्चन नंबर 7। इससे पिछले डेप्रिसिएशन वाले टैक्स वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस इनिशियली मिड से पहले हम कर चुके हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में नहीं थे, वो एप्लीकेशंस नहीं थी, वो जनरली हम इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इक्वेशन में आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था, 2 पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था, ये सब चीज़ें हमने इनिशियली देखी थी, वही यहाँ अप्लाई होनी है। दैट वाज द रीज़न कि उस वक्त के लेक्चर अगर आप देखें, अगर किसी ने अभी भी नहीं देखे मिड टर्म देने के बावजूद भी, तो वहाँ यही फोकस किया जा रहा था कि ये चीज़ें अगर समझ लें अभी तो आगे बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आगे इसकी एप्लीकेशंस है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अभी सिनेरियो ये है कि देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन अ लीनियर डिमांड फंक्शंस व्हिच आर जस्ट $20 एंड 80,000, ये पहला पॉइंट है। $30 एंड 62,500 ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है जी। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमाइन द डिमांड फंक्शन। एक डिमांड फंक्शन बनाना है हमें। ठीक है जी। सो बेसिकली इन अदर वर्ड्स हमें 2 पॉइंट गिवन है और तो इस फंक्शन के 2 पॉइंट गिवन है, एक लीनियर डिमांड फंक्शन के 2 पॉइंट गिवन है। अब जिस फंक्शन की पॉइंट है हमें वो फंक्शन बनाना है। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो ऐसा कुछ था कि आपको अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो लाइन की, मतलब आप आई एम नॉट करेक्ट, आई थिंक चैप्टर 2 चाहिए, यस चैप्टर 2 था। चैप्टर 2 में आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो, 1 एंड 2 और लेट्स से 4 एंड 7, इससे आप स्लोप भी निकाल सकते थे। इन 2 पॉइंट से आप यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला आप इसकी इक्वेशन भी बना सकते थे, जैसे इक्वेशन के 2 पॉइंट है। ठीक है जी। तो आपको अभी भी यही करना है, 2 पॉइंट गिवन है और ये जिस फंक्शन के, जिस लीनियर डिमांड फंक्शन के 2 पॉइंट है वो डिमांड फंक्शन आपने बनाना है। ओके, अब डिमांड फंक्शन के बारे में हम थोड़ा सा चैप्टर 4 में भी डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वाले क्वेश्चन किए थे। उसमें जब डिमांड फंक्शन वाला क्वेश्चन किया तो आपको एक चीज़ समझाई थी कि जी प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या होता है, कि अगर प्राइस आपके पास किसी प्रोडक्ट की 0 है तो उस वक्त उसकी डिमांड क्या होती है, उसकी डिमांड उस वक्त मैक्सिमम होती है। जैसे मैंने 10,000 प्रोडक्ट बनाए और मैंने उसकी प्राइस 0 रख दी, तो मार्केट में सबके सब प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी। मैं उसकी प्राइस बढ़ाना शुरू करता हूँ, डिमांड रिड्यूस होती जाएगी। प्राइस 0 पे डिमांड मैक्सिमम है, मैं प्राइस बढ़ाऊंगा डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस और बढ़ाऊंगा डिमांड और कम हो जाएगी। अब डिमांड मैक्सिमम 0 तक ही जा सकती है, नेगेटिव में तो नहीं हो सकती। तो डिमांड 0 कब होगी, जब आपका प्राइस मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये रिलेशन था बेसिकली, प्राइस 0 पे डिमांड मैक्सिमम थी और प्राइस बढ़ता जाएगा, डिमांड आपकी रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा आपने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि ताकि इक्वेशन इसकी कैसे बन रही है वो आपको और बेहतर तरह से समझ आ जाए। ओके, वी हैव 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है जी हमारे पास $20 एंड 80,000,
और दूसरा पॉइंट है हमारे पास $30 एंड 62,500। तो बेसिकली आपको गिवन है कि ये अगर आप डिमांड और प्राइस का फंक्शन बनाते हैं, एक्स एक्सिस पे आपके पास प्राइस होता है, वाई एक्सिस पे आपके पास डिमांड होती है। आपको पता है कि जब प्राइस ज़ीरो होगा आपका तो उसकी डिमांड मैक्सिमम होगी, प्राइस बढ़ता जाएगा डिमांड कम होती जाएगी, प्राइस बढ़ता जाएगा डिमांड कम होती जाएगी। एक वक्त आएगा कि उसकी प्राइस ज़ीरो हो जाएगी। ऑब्वियसली प्राइस नेगेटिव में नहीं जा सकती, तो डिमांड भी नेगेटिव में नहीं जा सकती, सॉरी। तो डिमांड उसकी ज़ीरो हो जाएगी और वो उसका मैक्सिमम प्राइस होगा। अब आप इससे ज़्यादा, ये मैक्सिमम प्राइस होगा, इससे ज़्यादा प्राइस भी नहीं आगे जा सकता, बिकॉज एज पर द रिलेशन अगर प्राइस को और आगे लेके आते हैं तो डिमांड नेगेटिव हो जाएगी, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है जी। तो दो पॉइंट्स गिवन है, जैसे कि हम इसे x1 y1 कहते हैं, इसे x2 y2 कह रहे थे अभी तक, लेकिन अब हम वेरिएबल्स वो यूज़ कर लेते हैं जो हमें यहाँ गिवन है कि हम प्राइस के लिए p यूज़ कर लेते हैं, तो इसे p1 कह लेते हैं। क्वांटिटी के लिए, डिमांडेड के लिए, क्वांटिटी डिमांडेड के लिए यहाँ q यूज़ हो रहा है, तो लेट्स कॉल इट q1। तो ये p2 हो जाएगा, ये q2 हो जाएगा। तो सिंपली ये दो पॉइंट गिवन है, इस दो पॉइंट को यूज़ करते हुए फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाने के लिए अब हमने जब लाइन पढ़ा, स्ट्रेट लाइन का टॉपिक कवर किया, तो कुछ फॉर्मूलाज देखे थे। एक तो था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, जो कहती y इज इक्वल टू mx प्लस सी। एक आपने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक और फार्मूला भी हमने देखा था, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, 2 पॉइंट फार्मूला is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1। तो ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं लाइन की इक्वेशन की, जो आपने प्रीवियसली देखी। इनमें से ही कुछ को यूज़ करेंगे। लेट्स से अगर हम इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज़ करते हुए लाइन की इक्वेशन बनाने जाते हैं, तो हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। एक तो m स्लोप रिक्वायर्ड होगा, और एक c मतलब y इंटरसेप्ट रिक्वायर्ड होगा। तो स्लोप निकाल लेते हैं, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। स्लोप के फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होता है, 2 पॉइंट्स, और वो 2 पॉइंट्स भी हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हम स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है जी, स्लोप निकालते हैं। स्लोप जो कि m से रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्या होता है जी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस फॉर्मूला इज फेयर इनफ, बट इट वुड बी बेटर कि अगर हम इसे अपने जो एक वेरिएबल्स हैं वो यूज़ कर लें यहाँ। तो y2 की जगह क्या है हमारे पास, q2, y1 की जगह q1 है, तो वी कैन राइट इट एज q2 माइनस q1 अपॉन p2 माइनस p1। ठीक है जी, मतलब हम x y की जो टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं ना। अब जो हमारे पास वेरिएबल है p और q है। p हमारे पास क्या है, प्राइस, और q हमारे पास क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है जी, तो यही वेरिएबल्स यूज़ कर लिया हमने। अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, Q2 माइनस Q1। Q2 क्या है जी, 62,500 माइनस Q1, Q1 क्या है, 80,000। Q2 माइनस Q1 which means 62,500 minus Q1 which is 80,000 divided by P2 minus P1। P2 is 30, P1 is 20, तो 30 minus 20। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 17,500 divided by 10, which means स्लोप आ जाएगा हमारे पास -1750। तो ये हमारे पास स्लोप आ गया। फंक्शन बनाने के लिए स्लोप आ गया, अब सी रिक्वायर्ड है। स्लोप आ गया, अब हम यही वाली इक्वेशन पिक कर लेते हैं सी निकालने के लिए। सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, सी की वैल्यू निकालने के लिए हम यही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y is equal to mx plus c। अगेन अगर मैं इसे अपने q और p की फॉर्म में देखूं,
क्यू और पी की फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो वाई की जगह क्यू है मेरे पास, क्यू मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, पी मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कि प्राइस को बढ़ाने या कम करने से डिमांड कम या ज़्यादा होती है। तो Q इज इक्वल टू M, X की जगह P है प्लस C, Q इज इक्वल टू MP प्लस C आ जाएगा। ठीक है जी। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C, मुझे C की वैल्यू फाइंड करनी है। M की वैल्यू मैं अभी निकाल चुका हूँ सर, M की वैल्यू मैं अभी निकाल चुका हूँ, तो C मुझे फाइंड करना है। P और Q क्या है? P और Q दो पॉइंट्स मुझे गिवन थे, सॉरी फॉर इंटरप्शन जी, दो पॉइंट्स मुझे गिवन थे, P1 Q1 और P2 Q2, ये दोनों एक ही फंक्शन के पॉइंट्स हैं। तो इस P और Q की जगह मैं इन दोनों में से कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ, इन दोनों में से कोई भी पॉइंट पिक कर सकता हूँ। ठीक है जी। लेट्स से मैं ये वाला पॉइंट पिक, ये वाला एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में जो मुझे गिवन है पेयर, ये वाले कोऑर्डिनेट्स पिक कर लेता हूँ। अगेन कीप दिस इन माइंड, हम ये भी पिक कर सकते हैं, इट विल नॉट मेक एनी इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल इक्वेशन। ठीक है जी, ये भी पिक किया जा सकता है। लेट्स से मैंने पहला वाला कर लिया, तो Q की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी, 80,000 इज इक्वल टू M, M है स्लोप, स्लोप मैंने अभी निकाला है, माइनस 1750, P, P क्या है, P ऑब्वियसली यहाँ पे अगेन मैंने क्योंकि ये पॉइंट पिक किया था, Q की वैल्यू इस पॉइंट के लिए है, तो PVC पॉइंट का लूंगा, P है 20 प्लस C। नाउ I'm just left with this variable C, तो मैं C की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C इज इक्वल टू 80,000, ये माइनस 1750 इंटू 20, ये बचेगा 35,000, माइनस 35,000, माइनस 35,000 में दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो इट विल बिकम प्लस 35,000। ठीक है जी। तो यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी 1,15,000। ये आपके पास आ गई y इंटरसेप्ट की वैल्यू। ना ऑब्वियसली y इंटरसेप्ट तो ये होगा इसका 0,115,000, बट हमें पूरे y इंटरसेप्ट की नहीं, हमें तो c की वैल्यू ही चाहिए थी, जो इसका y कोऑर्डिनेट था वो हमारे पास आ गई। ठीक है जी। तो नाउ वी हैव दिस वैल्यू ऑफ स्लोप एंड दिस वैल्यू ऑफ c, we can put these two values in the slope intercept form and we'll have our required demand function। फंक्शन बनाते हैं। डिमांड फंक्शन कैसे बनेगा जी, y इज इक्वल टू अगेन mx प्लस c, जो हमारे पास एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। अगेन उसे अगर अपने q और p की फॉर्म में लिखें तो q इज इक्वल टू mp प्लस c। q अब वेरिएबल ही रहेगा क्योंकि अब हम फंक्शन बना रहे हैं, कोई पॉइंट की वैल्यू नहीं, किसी पॉइंट पे वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहे। तो q इज इक्वल टू m, m था स्लोप, स्लोप है माइनस 1750, p will remain p obviously, plus c, c is 115,000। ठीक है जी। तो ये आपके पास फंक्शन बन गया है, जिसे हम कह सकते हैं कि Q एक फंक्शन बन गया जो कि P का फंक्शन है, और वो क्या है, -1750P प्लस 115,000। दैट्स इट। ये आपका पार्ट ए था। ठीक है जी, पार्ट ए का सॉल्यूशन आपने निकाल लिया है, ये आपके पार्ट ए का सॉल्यूशन है। सिंपल सा था। ये इतना सारा लिखा हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं साइड में आपको चीज़ें लिखवाता रहा हूँ, वो जो हम पहले कर चुके हैं, सिर्फ रिकॉल करवाने के लिए। अदरवाइज सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन किया आपने। ठीक है जी, ये फंक्शन बन गया। आई गेस इसमें जो तीन चार पार्ट लिखे हुए हैं उसमें से फंक्शन बनाना ही वो काम है जो आपको थोड़ा सा सोच के करना है, बाकी चीज़ें बड़ी सिंपल सी हैं। यू जस्ट हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यूज और पिछले कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना है। ठीक है जी। अगर मैं पार्ट बी पे आता हूँ इसके,
अब ये ऑब्वियसली अब सारे इतने डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। मतलब मिड टर्म से पहले 6 हफ्ते हमने सिर्फ इक्वेशन ही पढ़ी हैं और आखिरी एक क्लास में फंक्शन पढ़ा था, बाकी हम इक्वेशन ही पढ़ते हैं। आखिरी मतलब 6 वीक में सिर्फ इक्वेशन और फंक्शन की 2 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, वो भी लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर फंक्शंस। ठीक है जी। नाउ दूसरा है डिटरमाइन व्हाट प्राइस वुड रिजल्ट इन डिमांड ऑफ 50,000 यूनिट। मतलब प्राइस क्या होगी, पूछ रहा है क्या प्राइस होगी कब, जब क्वांटिटी डिमांडेड 50,000 हो। 50,000 क्वांटिटी डिमांडेड पे प्राइस क्या होगी। सिंपली नाउ यू हैव द फंक्शन, वंस यू हैव द फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन मौजूद है जो कि प्राइस और डिमांड के रिलेशन को बता रहा है, तो आप किसी भी प्राइस पे डिमांड कैलकुलेट कर सकते हो। आपको प्राइस कैलकुलेट करनी है, डिमांड गिवन है, आपके पास ये फंक्शन है। फंक्शन है जी q इज इक्वल टू -1750p प्लस 115,000। q आपको क्या गिवन है 50,000, सिंपली यहाँ पुट कर दें -1750 p की वैल्यू आपको निकालनी है प्लस 115,000, यहाँ से प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। इट विल बी 1750p, अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊँ इक्वल टू 115,000, 50,000 यहाँ मूव कर लूँ तो ये -50,000 हो जाएगा, विच मीन्स p is equal to 65,000 divided by 1750, which means p is equal to 65,000 divided by 1750 is equal to $37.14. $37.14. It means कि अगर मुझे इस फंक्शन को यूज़ करते हुए क्या प्राइस रखूं तो डिमांड 50,000 तक जाएगी, वो प्राइस है $37.14। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर है। इससे जो भी डिमांड और सप्लाई वाले फंक्शन है इसके, ये आपके हो जाते हैं जहाँ पे 2 पॉइंट गिवन हो। नाउ इंटरप्रेट द स्लोप ऑफ द फंक्शन, और दीज आर जस्ट वन लाइनर इंटरप्रिटेशन जो आपको देनी है। स्लोप को इंटरप्रेट करें, स्लोप क्या था -1750। अगेन स्लोप को भी अगर आप पिछले लेक्चर्स को जाके रेफर करें, स्लोप नेगेटिव कब होता है, स्लोप नेगेटिव जब होता है जब आपके पास डिकेइंग फंक्शन बन रहा हो, मतलब इंडिपेंडेंट एंटिटी को इंक्रीज करने से डिपेंडेंट एंटिटी डिक्रीज हो रही हो। तो इस स्लोप की इंटरप्रिटेशन क्या है, स्लोप की इंटरप्रिटेशन है द प्राइस, द डिमांड विल बी रिड्यूसिंग बाय द इंक्रीज इन प्राइस। If we are going to increase the price, the demand of the product will be decreasing. ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है। ठीक है जी, और ये फैक्टर, ये 1750 क्या बता रहा है, ये 1750 ये बता रहा है कि इस फैक्टर से डिके होगा कि मगर मतलब मैं प्राइस में अगर $1 का इंक्रीज करता हूँ तो डिमांड में 1750 यूनिट्स का डिक्रीमेंट होगा। ठीक है जी, तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन। आप इसको वन लाइनर अपने अल्फाज में जो भी चाहे लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं इफ द स्लोप ऑफ द फंक्शन represents that if we'll be increasing the price of the product by $1, we'll be observing a decrement of 1750 units in demand। ठीक है जी, डिमांड में 1750 यूनिट्स का डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीज होगी। ठीक है जी। पार्ट डी है डिफाइन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ऑब्वियसली ये हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। आपको इसके लिए क्या रिक्वायर्ड था, इसके लिए आपको ये फंक्शन रिक्वायर्ड था। अब ये फंक्शन आपके पास है तो आप रिस्ट्रिक्टेड डोमेन रिस्ट्रिक्टेड रेंज निकाल सकते हैं। इसके लिए आई थिंक इस वीडियो की टाइम को हमें यूटिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी जो रिकॉर्डेड वीडियो भी मैंने पहले बना के डाली हुई है। ठीक है जी, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन रिस्ट्रिक्टेड रेंज किसी चीज़ जो होता है स्केच करना है, स्केचिंग भी ऑब्वियसली हम पहले ये चीज़ें कवर कर चुके हैं। अच्छा, अब इसमें स्केचिंग के लिए क्या आसानी है, आसानी है कि 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, 20 पे 80,000 और 30 पे 62,500। आप इन 2 पॉइंट्स को लोकेट करें 20 पे और 30 पे,
प्लॉटिंग करें, जैसे 20 पे है 80,000 फॉर एग्जांपल, ये 80,000 है, 20 पे 80,000 यहाँ आ जाएगा, 30 पे 65,000 समथिंग है फॉर एग्जांपल, यहाँ कहीं आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा, ये आप लाइन बन जाएगी। अच्छा एक चीज़ है कि लाइन इससे नीचे नहीं जाएगी और ये लाइन इस वाई एक्सिस से आगे नहीं जाएगी, बिकॉज ना प्राइस नेगेटिव हो सकती है, ना प्राइस नेगेटिव में हो सकती है, ना डिमांड नेगेटिव में हो सकती है। तो आप इस लाइन को जितना भी एक्सटेंड करें वो इससे और इस पॉइंट से आगे नहीं जाएगी। ठीक है जी, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। सेकेंडली, अब इस तरह के और जितने भी क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल इसी तरह से हैं, मतलब क्वेश्चन 10 एक्जैक्टली यही है। इसमें फ़र्क क्या है मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ, जो आप ऑब्जर्व करेंगे बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व। यहाँ पे लीनियर सप्लाई फंक्शन है। अच्छा, प्राइस इंक्रीज करने से, अगर अभी मैंने बताया प्राइस इंक्रीज करूँगा तो डिमांड डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है जी, तो डिमांड फंक्शन कुछ इस तरह का बनता है। लेकिन जो सप्लाई फंक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है कि आप प्राइस इंक्रीज करेंगे, डिमांड सप्लाई भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है जी, डिमांड एंड सप्लाई आपकी इंक्रीज होती जाएगी। सप्लाई फंक्शन कुछ इस तरह का होगा। ठीक है जी, ये सप्लाई फंक्शन हो सकता है कि आपने प्राइस इंक्रीज की तो सप्लाई भी इंक्रीज होती जाएगी। अच्छा, अब इससे सॉल्यूशन पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ आपको फॉलो करनी है। सिर्फ होगा क्या, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो खुद ब खुद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्लोप होगा ना इस क्वेश्चन का नेक्स्ट का, वो पॉजिटिव में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन का स्लोप पॉजिटिव में आ रहा होगा, और फिर जब उसकी इंटरप्रिटेशन होगी वो बेसिकली यही बन जाएगी कि प्राइस इंक्रीज करने से सप्लाई इंक्रीज हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है। वो आपको स्लोप की वैल्यू से पता चल रहा होगा, पॉजिटिव है तो बढ़ रही है। जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो बताती है किस फैक्टर से बढ़ रही है, मतलब $1 इंक्रीमेंट करने से कितना इंक्रीज हो रहा है सप्लाई में। ठीक है जी, तो इस तरह के ये जो भी आपके बुक के क्वेश्चन हैं जिसमें 2 पॉइंट गिवन और आपको ये सब चीज़ें करनी, दे ऑल आर सेम। इनफैक्ट बाकी एक क्वेश्चन भी जैसे ये 12 है, ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये टोटली वर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि हम कर ही एप्लीकेशन रहे हैं, तो एप्लीकेशन तो वर्ड प्रॉब्लम्स ही होंगी ना, जिसमें रियल सिनेरियोज होंगे। इसमें भी मैं आपको इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ, बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पे मेन काम क्या था, इस तरह से इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बना के मैं आपको पॉइंट्स निकाल, अगर ये पॉइंट्स गिवन हो, आई होप कि पॉइंट्स आपको मिल जाएं, तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप पहले इक्वेशन बना सकते हैं, और इक्वेशन बनाने के बाद आप बाकी सारे पॉइंट्स भी, क्योंकि इक्वेशन बन गई ना, अब बाकी सब इक्वेशन से लिंक्ड है, आप ये सब भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट स्ट्रेट अवे गिवन थे, इस वर्ड प्रॉब्लम में वो 2 पॉइंट स्ट्रेट अवे गिवन नहीं है, वो आपको यहाँ से पिक करने हैं। तो देख लेते हो कैसे करने हैं। मैं आपको, क्योंकि एक हम डिटेल में कर चुके हैं बहुत, तो बाकी सारे इसी तरह से हो रहे हैं, मैं आपको इसको उस फॉर्म में बना के दे देता हूँ जिस फॉर्म में पिछला क्वेश्चन था। ठीक है जी, अभी कह रहे हैं जी, अ सर्वे ऑफ हाई स्कूल एंड कॉलेज फुटबॉल प्लेयर्स सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ कैरियर एंडिंग इंजरीज इन दिस स्पोर्ट इज इंक्रीजिंग। एक सर्वे किया हाई स्कूल और कॉलेज फुटबॉल प्लेयर्स पे, तो उसे पता चला कि फुटबॉल में कैरियर एंडिंग इंजरीज जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। 1980 में द नंबर ऑफ सच इंजरीज वर 925। इन 1988 जो नंबर है वो 1250 पे पहुंच गया। ठीक है जी, 1980 में जो इंजरीज की वो 925 थी, एंड इन 1988 इट इंक्रीजेस टू 1235. If it is assumed that the injuries are increasing at a linear rate, अगर linear rate से increase हो रही हैं, तो now determine the function. function बनाए जिसमें n represent कर रहा है आपका number of injuries को, injuries per year, and t equals the time measured in years since 1990. तो basically t time को measure कर रहा है। ठीक है जी, अब अगेन टोटली वर्ड प्रॉब्लम है, बट इसमें भी आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं कि 1980 में 925 इंजरीज थी। मतलब पहला पॉइंट क्या हो जाएगा,
1980 में कितनी इंजरीज थी? 925। एंड दूसरा पॉइंट 1988 में कितनी इंजरीज थी? 1235। ये दूसरा पॉइंट हो गया। दैट्स इट। ये 2 पॉइंट आ गए। आपको फंक्शन बनाना है। यू नो द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यू नो द स्लोप ऑफ द फॉर्मूला फॉर द स्लोप। स्लोप के फॉर्मूले से स्लोप निकालें, उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पुट करके इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालें, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू और स्लोप को यूज़ करते हुए बिल्कुल एग्जैक्टली ये प्रोसीजर फॉलो करते हुए आप इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है जी। वंस इक्वेशन बन जाएगी देन आपको उसके स्लोप का मतलब बताना है, वो आप बता देंगे। What is it? When is it expected that the number of such injuries will go over 1500 mark? जब फंक्शन बन जाएगा तो इंजरीज की जगह मतलब एंड की जगह उस फंक्शन में 1500 पुट कर देंगे, आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है जी। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। जस्ट सो दैट यू नो कि जी ये कुछ अलग सी चीज़ नहीं है, इसलिए आपको ये इंटरप्रेट करके दे दिया। अच्छा, व्हाट यू कैन डू इज कि इसे थोड़ा सा जो इसका लिटरल मीनिंग है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 1980 और 1988 नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बिकॉज ये जो टाइम के फैक्टर को ले रहा है। अच्छा, मैं ये तो बताता हूँ क्या आना चाहिए, लेकिन आप ऐसे लेके भी सॉल्व कर लें, बिल्कुल सेम आंसर्स बनेंगे, आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है जी। लेकिन ये टाइम किसे कह रहा है? ये टाइम कह रहा है टी इक्वल्स टाइम मेजर्ड इन ईयर सिंस 1980। मतलब 1980 को ये रेफरेंस पॉइंट कह रहा है। अब टी कौन सा टाइम है जो 1980 से स्टार्ट हो रहा है? मतलब 1981 को अगर मैं 1981 में देखूं तो टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1, क्योंकि 1 साल गुजरा है ना। इस तरह से 1988 जिसकी ये बात कर रहा है, तो 1980 को रेफरेंस बनाते हुए कितने 8 साल गुजरे हैं। तो बेसिकली आप इसे ये ले सकते हैं कि जीरो क्यों? बिकॉज 1980 से स्टार्ट हो रहा है टाइम, कॉमन 925 एंड 1988। अब 1980 से 88 तक 8 साल गुजर चुके हैं, तो 8 and 1 2 3 5। ठीक है जी। तो ये बेसिकली एक्चुअल में इसकी इक्वेशन जो बननी चाहिए वो इससे बननी चाहिए। बट अगेन आल से कि आप इससे भी बनाएंगे सही बनेगी, बिल्कुल सही बनेगी। दोनों से बनाने में फ़र्क क्या होगा? यहाँ से टी में वो टाइम आ रहा होगा जो कि 1980 के बाद है, मतलब साल में। फॉर एग्जांपल अभी हम 2020 में हैं, मैं आपसे पूछूं कि 2030 से 2020 में अगर एक स्पेसिफिक एक बुक है, उस बुक की वर्थ 1000 रुपीज़ है, और मैं कहूँ हर साल एक बुक है 2020 में उसकी वर्थ 1000 रुपीज़ है, और मैं कहूँ जी हर साल वो 100 रुपया बढ़ेगी, तो 2030 में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 रुपये अगर हर साल बढ़ रही है तो 2000 हो जाएगी। ठीक है जी। तो अगर मैं 2020 से पूछ रहा हूँ कि 2020 में उसकी वर्थ 10,000 है, तो 2030 में कितनी हो जाएगी? अगर 100 रुपीज़ का इंक्रीमेंट है तो आपने बता दिया 2030 में 2000 रुपीज़ हो जाएगी। दूसरा इस सवाल को पूछने का क्या तरीका हो सकता है कि मैं आपसे बोलूँ कि अभी इसकी कीमत 1000 रुपये है, 100 रुपये का इंक्रीमेंट होगा हर साल, तो आफ्टर 10 ईयर्स इसकी कीमत क्या हो जाएगी? तो 2000 हो जाएगी। एग्जैक्टली सेम ही चीज़ है ना दोनों। फ़र्क सिर्फ क्या है कि एक में मैंने ईयर को रेफरेंस बना के पूछा कि 2020 में इतनी है तो 2030 में कितनी होगी। दूसरे में मैंने टाइम को रेफरेंस बनाया कि अभी अगर 1000 है तो 10 साल बाद कितनी होगी। ऑलरेडी 10 साल बाद 2030 ही आना है। तो ये सिर्फ एक्सप्रेशन का फ़र्क है, बाकी दोनों से यू विल बी गेटिंग सेम आंसर। ठीक है जी। तो आई होप ये सप्लाई फंक्शन वाले, डिमांड फंक्शन वाले क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एक जो स्टूडेंट ने मुझे ये भी कहा था कि जी इसमें से कोई ज़रूर करवा दिएगा ग्राफ वालों में से। अगेन देखें, क्वेश्चन जो मैंने आपको एक करा दिया ना, जो डिटेल में एक रुक के एक चीज़ कैलकुलेट करके, वो ये वाला करा दिया है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वाले क्वेश्चन कैसे बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन की फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आपको जितना भी मुश्किल क्वेश्चन है अगर आपको इसी फॉर्म में बन के मिल जाए
कि 2 पॉइंट्स मिल जाए, तो फिर तो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे ना आगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या काम नया था? नया सिर्फ ये था कि 2 पॉइंट आपको मिल जाए, 2 पॉइंट मिल गए तो डिट्टो यही सारे स्टेप्स फॉलो होने हैं, बिल्कुल इसी तरह से। अब ये दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर मैं आपको इसको उसी फॉर्म में ला के दे देता हूँ जिस फॉर्म में आपका पहला क्वेश्चन था, तो बाकी के सारे स्टेप सेम है। ठीक है जी। अब ये एक ग्राफ बना दिया है क्योंकि, तो ग्राफ तो थोड़ा सा मुश्किल लगने लगा, ऐसा कुछ है नहीं। इनफैक्ट लेट मी टेल यू कि ग्राफ यूज़ भी नहीं होगा इसमें, जहाँ यूज़ होगा वहाँ कर भी लेंगे, लेकिन यहाँ यूज़ नहीं होना कहीं भी। फिगर 5.9 इलस्ट्रेट्स, ये 5.9 है, बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। Expenditure per student in US public school over a 3-decade period. The expenditure are started in constant dollars, which filter out the effect of inflation. The increase in expenditure per student appear to have occurred approximately at a linear rate. हम linear की ही बात कर रहे हैं अभी तक. Now, in 1958, the expenditure per student were 1750. 1958 में एक्सपेंडिचर 1750 थे। तो आई होप अभी से आपको थोड़ा बहुत समझ आने लग गया हो कि इस ईयर में इतने एक्सपेंडिचर थे। और फिर एक दूसरा ईयर दिया हुआ है कि इन 1984 द एक्सपेंडिचर वर 38,812.5 डॉलर्स। अगेन 2 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, इस साल में इतने एक्सपेंडिचर थे और इस साल में इतने एक्सपेंडिचर है। यूजिंग दीज 2 डेटा पॉइंट्स, determine the linear approximation. एक फंक्शन बना दें where E equal the estimated expenditure and T equal the time measured in year since 1955. ये वही वाला फैक्टर है कि T is equal to 0 का मतलब है 1955, जो मैंने अभी यहाँ आपको बताया कि 1980 का मतलब है T is equal to 0, 1988 का मतलब है T is equal to 8, क्योंकि 80 से 88 तक 8 साल गुजरे हैं, तो T की वैल्यू 8। अगेन आई टेल यू कि बेहतर अप्रोच यही होगी कि जो लिटरल मीनिंग है इसमें दिया हुआ है वो इसका दिया हुआ है, तो आप इसे यूज़ करते हुए सॉल्व करें। ऑल्दो मैंने कहा कि सिर्फ सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से आप इससे भी कर लें तो कुछ गलत नहीं होगा, यू विल बी गेटिंग द राइट वैल्यूज, बट दिस इज द राइट वे टू डू इट। यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ पे देखिए 1955 को रेफरेंस बनाया हुआ है। 1955 का मतलब क्या है? 1955 ईयर, अभी ये राइट साइड पे जा रहे हैं तो ये ईयर्स हैं, और ये वाई एक्सेस पे आपका जो एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है जी। 65 का मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए 65 का मतलब क्या है। 65 का मतलब है 1955 को हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं, तो 65 का मतलब है 1955 में 65 ऐड करें, 1955 में 65 ऐड करें तो ये होता है 2020। 2020 में कितने एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे? ठीक है, इसका मतलब है 2030 की बात हो रही है, इसका मतलब है सो ऑन जो भी बनता है 2041 की बात हो रही है। ठीक है जी। तो हमें अगेन ये करना, 2 पॉइंट्स गिवन है, वो 2 पॉइंट्स क्या हैं कि जी 1958 में जो एक्सपेंडिचर्स थे वो थे 1750 डॉलर्स, और 1984 में जो एक्सपेंडिचर्स थे दे वर 3812.5 डॉलर्स। ठीक है जी। 1955 में इन्होंने ज़ीरो भी नहीं था, 1955 में भी कुछ 1500 के कुछ आ रहे हैं। हमें ये तो ओवरऑल दे दिया ना, क्योंकि इससे कम नहीं जा सकते, नेगेटिव में नहीं हो सकती, राइट। लेकिन हमें कहाँ से स्टार्ट है? 1958 से। तो यहाँ कहीं 1958 पे कहीं वो वाली वैल्यू आ रही होगी जो 1750 है। अगेन आपके लिए ये वैल्यूज काफ़ी हैं, आपको ये ग्राफ को यूज़ भी करना नहीं करना, ये तो मैं समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। लेकिन आपको क्या कहा हुआ है कि 1955 को ये t इक्वल टू 0 कंसीडर कर रहे हैं। इस फैक्टर को देख लें ज़रूर कि 1955 को t इक्वल टू 0 कह रहे हैं, तो 1958 क्या हो जाएगा? अगर 1955 0 था तो 1958 को कितना टाइम हो जाएगा? 3 इयर्स। ऐसा ही है ना, 55 प्लस 3 3 इयर्स एंड
1750 1750। इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा जी, 1984। 1984 कहाँ से, 1955 से 1984 तक। तो ये आप कैसे निकालेंगे, 1984 माइनस कर देंगे 1955 को। तो आपको या तो फिर आप 1955 में ऐड करना शुरू करें कि कितने ऐड करें तो 84 आता है। जैसे 1955 में 3 ऐड करें तो 1958 आता है। तो आपने 3 लिख दिया क्योंकि 3 साल गुजरेंगे 58 तक। ऐसे 84 तक कितने साल गुजरेंगे, तो देखिए जी 55 से 85 तक 30 साल गुजरते हैं, तो 84 तक 29 ईयर्स गुजरेंगे। दूसरा आप इसको सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं, भी 29 ही आएगा। 29,3812.5। तो ये दो आपको पॉइंट्स मिल गए। अगेन 2 पॉइंट्स ही रिक्वायर्ड थे, दिखने में मुश्किल था लेकिन एक दफ़ा सही से अंडरस्टैंडिंग पढ़ लिया, 2 पॉइंट्स बन गए। अब क्या करना है, फंक्शन बनाना है। ई और एफ ऑफ टी, ये टाइम है, ये t1 हो गया, ये आपका t1 हो गया। इसको आप किस फॉर्म में, ई की फॉर्म में, तो इसे आप e1 कह लें। ये t2 हो गया, ये आपका e2 हो गया, एक्सपेंडिचर जिसे कह रहे हैं। ठीक है जी। अगेन वही सेम अप्रोच यूज करके 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट से फंक्शन बना लेंगे। स्लोप का क्या मतलब है वो बता देंगे। 2000 मतलब t की वैल्यू क्या रखेंगे, 2000 नहीं, 55 से 2000 तक कितने ईयर्स होते हैं, 45 ईयर्स। तो उस फंक्शन में t की जगह 45 रख देंगे और e की वैल्यू निकाल लेंगे। दैट्स इट। 15, 16, 17 जो भी ग्राफ वाले हैं वो इसी तरह से हो रहे हैं, कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। आ जाते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। तो इन्फिनिक्स के मोबाइल ज़्यादा बिकेंगे एज कम्पेयर टू ओप्पो। ठीक है जी। लेट्स से अगर ये प्राइस है तो इन्फिनिक्स के 5000 यूनिट बिकते हैं और इसके लेट्स से 200 यूनिट बिकते हैं। अच्छा, मैं इन्फिनिक्स की प्राइस को चेंज नहीं कर रहा, मैं ओप्पो के प्राइस को चेंज कर देता हूँ। मैं ओप्पो के प्राइस को चेंज कर देता हूँ, 2000 रुपीज़ कर देता हूँ। इसके प्राइस 2000 करने से मैंने प्राइस किसके चेंज की, ओप्पो के। लेकिन अब इन्फिनिक्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि अब वैसे ही मॉडल दूसरा मौजूद है मार्केट में जो उससे बहुत कम रेट में मिल रहा है। तो डिमांड तो इन्फिनिक्स की थी लेकिन उसकी डिमांड पे इम्पैक्ट ओप्पो के मोबाइल के प्राइस का भी हो रहा है। तो इसलिए आप देखें तो 2 अलग अलग प्रोडक्ट हैं लेकिन उनकी डिमांड पे, पहले प्रोडक्ट की डिमांड पे दूसरे के प्राइस का भी इम्पैक्ट है, दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे पहले के प्राइस का भी इम्पैक्ट है। ठीक है जी। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू अंडरस्टैंड नाउ। क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने दोनों को इक्वेट कर लिया, दोनों को इक्वेट करके हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। 2 इक्वेशन हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले दोनों इक्वेशंस को। इसे मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगी 15p1, 3p1 को यहाँ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा प्लस 3p1, प्लस p2 को यहाँ ले आऊँ तो माइनस p2 हो जाएगा। और ये सब कुछ इधर ले आया p1 p2 को मैं, और -5 को अगर वहाँ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 82 प्लस 5, या सॉरी हाँ, इसे यहाँ मूव करवाया, इसे यहाँ मूव करवाया, इसे यहाँ मूव प्लस 5 हो जाएगा 87। इसे और सिंप्लीफाई करें हो जाएगा 18p1 माइनस p2 इज इक्वल टू 87। इसे हम कह लेते हैं अपनी इक्वेशन है। इसी तरह से इसे भी सिंप्लीफाई करता हूँ, 2p1 माइनस 4p2, 3p2 को यहाँ लाता हूँ माइनस 3p2। ठीक है जी। और 92 को यहाँ ले जाता हूँ -6 माइनस 92, तो ये हो जाएगा जी 2p1 माइनस 7p2 इज इक्वल टू माइनस 98। लेट्स कॉल इट इक्वेशन बी। अब ये 2 इक्वेशन हो गई हैं जी, 2 इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, 18p1 माइनस p2 इज इक्वल टू 87 and 2p1 minus 7p2 is equal to minus 98.
दोनों से एक इक्वेशन बनी, हमें P1 P2 की वैल्यूज निकालनी है। प्राइस निकलेगा तो फिर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या क्वांटिटीज होनी चाहिए वो देखेंगे। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक क्लियर है। कुछ भी नहीं किया, दोनों पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई की, डिमांड सप्लाई को इक्वेट किया, डिमांड सप्लाई को इक्वेट किया, दोनों से एक एक इक्वेशन बनाई। अब दोनों इक्वेशन लिख ली। अब दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब है, लेट्स से ये इक्वेशन ए थी मेरी, ये इक्वेशन बी मैं ऐसे कह रहा था, किसी भी एक इक्वेशन को मैं P1 के लिए सॉल्व कर लेता हूँ या P2 के लिए, किसी के लिए भी कर सकता हूँ। मतलब एक इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लूँ। लेट्स से मैं इक्वेशन ए को सॉल्व करता हूँ P2 के लिए। अब मैं इसे अगर P2 के लिए सॉल्व करता हूँ, इक्वेशन क्या है जी, 18P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 87। मैं इसे अगर P2 के लिए सॉल्व करूँ, P2 को राइट साइड पे ले जाऊँ, ये हो जाएगा P2 इज इक्वल टू 87, यहाँ ले आऊँ तो 18P1 माइनस 87। तो बेसिकली इक्वेशन ए से मैंने P2 की वैल्यू निकाल ली इन टर्म ऑफ P1। अब क्योंकि ए से निकाली है ना, तो वापस ए में ही नहीं पुट करूंगा, अब मैं बी में पुट करूंगा। ठीक है जी, मतलब एक से वैल्यू निकालनी है एक वेरिएबल के फॉर्म में और फिर दूसरे में पुट करनी है। कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मेथड होता है, पहले कभी बचपन में हमने पढ़ा होता है, मतलब जो आप स्कूल में होता है उसे रिकॉल कर रहे हैं। अच्छा, वैसे अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का एक और मेथड भी मैट्रिसेस की फॉर्म में भी आ रहे हैं जो आपने आगे पढ़ रहे हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकेंगे अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे तो। लेकिन अभी तक जब तक वो किया नहीं है तो दिस इज द मेथड। अब आप इक्वेशन बी में पुट करें जी, 2P1 माइनस 7P2। अब P2 की जगह, P2 है ना ये, इस P2 की जगह P2 की वैल्यू पुट कर दें। ये क्या हो जाएगी, 18P1 माइनस 87 इज इक्वल टू माइनस 98। सिंपली इसे सॉल्व कर लें। 2P1 7 इंटू 18 into 7 will be 126 126P1 plus minus minus plus 87 into 7 87 into 7 609 is equal to minus 98। अब सिर्फ P1 एक वेरिएबल रह गया, तो P1 के लिए सॉल्व कर लें। 2P2 माइनस 126P1, ये हो जाएगा आपका माइनस 124P1 इज इक्वल टू माइनस 98। 609 यहाँ जाएगा तो माइनस 609 हो जाएगा, विच मीन्स 609 it will be minus 707। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। P1 is equal to 707 upon 124, which means P1 is equal to 707 divided by 124, 5.70 5.70। ठीक है जी, ये P1 की वैल्यू आ गई। P1 की वैल्यू आ गई, इसमें से किसी भी इक्वेशन में डालें और P2 की वैल्यू निकाल लें। लेट्स से मैं इक्वेशन ए में डाल लेता हूँ। P1 की वैल्यू आ गई ना, अच्छा देख लिया कोई कैलकुलेशन है, बस मैंने मिस्टेक ना की, होपफुली नहीं की होगी, पैरेलल में कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर कैलकुलेशन में कुछ गलती की हो तो जी आप साथ साथ कैलकुलेट करके खुद देख लीजिएगा, बिकॉज मैं लाइव भी चला रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग रोक नहीं रहा बीच में। तो 2P1 या पहले इक्वेशन में रख लेते हैं, 18P1 की जगह आ जाएगा 5.70 माइनस P2 इज इक्वल टू 87। So P2 is equal to 18 into 5.7, 102.6। 102.6 में से अगर मैं माइनस कर दूं 87, 15.6,
तो ये दोनों प्राइसेस आ गए, ठीक है जी। P1 इज इक्वल टू 5.7 एंड P2 इज इक्वल टू 15.6। ये प्राइस आ गई इक्विलिब्रियम के केस में। मार्केट इक्विलिब्रियम कब होगी, मतलब दोनों प्रोडक्ट की सप्लाई डिमांड कब होगी, मीट करेगी, जब ये दो प्राइसेस होंगी। ओके तो ये तो प्राइस आ गई, बट एज आई टोल्ड यू कि जी इसके इक्वेशंस को देख लीजिएगा। तो आई वाज जस्ट सीइंग कि यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। ऑब्वियसली स्टेप्स आर स्टिल सेम, बट मैंने शुरू में एक मिस्टेक कर दी हुई है, स्टेप में नहीं, किसी कॉपी करते हुए ऊपर से, कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मैंने QS2 की जो इक्वेशन लिखी थी, ऑब्वियसली शायद कुछ लोगों ने, जब मैं करवा रहा हूँ उस वक्त भी अगर जो फोकस कर रहे थे उन्हें देख लिया, ये था 32P2 माइनस 6, ठीक है जी, 32P2। लेकिन जब उसे मैंने यहाँ कॉपी किया तो मैंने 3P2 कर दिया, ठीक है जी। तो बस ये कैलकुलेशन में यहाँ से मिस्टेक हो गई है। अब उसकी वजह से ऑब्वियसली मैं पूरी आधे घंटे की, पौने घंटे की दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर रहा, लेकिन इसका इम्पैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि सॉल्व करा ही देता हूँ। चलें, 32P2 हो जाएगा, ये 32P2 हो जाएगा। और जब ये 32P2 हो जाएगा तो अच्छा, अब इसको नहीं वो कर देना कि कुछ अलग चीज हो गई, नहीं जी, ये सिर्फ इक्वेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से इक्वेशन चेंज होंगी एंड द स्टेप्स विल स्टिल रिमेन द सेम। 32P2 है तो माइनस 32P2 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 6 था, 2P2 4P1 माइनस 32P2 माइनस 6 माइनस 92, तो ये आपका हो जाएगा 2P1 माइनस 36P2 इज इक्वल टू माइनस 98, ठीक है जी। उससे सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि अब जो ये आपका 7P2 था, ये 7P2 नहीं है, ये आपका माइनस 36P2 हो जाएगा। माइनस 36P2 हो गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपने बिल्कुल ऐसे ही किया, बिल्कुल ठीक है, इक्वेशन 1 इसमें यूज़ की थी। लेकिन जब यहाँ आप पुट कर रहे हैं तो ये 7 नहीं होगा, ये मैं आपको दोबारा करवा देता हूँ, क्योंकि अब दोबारा पूरी तो शुरू से नहीं की जाएगी। ये 32 था, क्योंकि यहाँ पे 36, सॉरी, तो 32 लिख देता, क्योंकि 36P2 हो गया था, तो 36P2 की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, तो इट विल बी 2P1 माइनस 36 into 18, 36 into 18 is equal to 648, so minus 648 P1 plus 36 into 87, 3132, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस हो गया, इज इक्वल टू माइनस 98। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, इट विल बी माइनस 646 P1 is equal to minus 98 minus 3132। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो it will be P1 is equal to minus 98 minus 3132, 3230, नेगेटिव नेगेटिव तो साइन कैंसिल हो जाएगा, 3230 और ये डिवाइडेड बाय 646, 3230 डिवाइडेड बाय 646 इज इक्वल टू 5। तो ये P1 की वैल्यू आ जाएगी जी 5, ठीक है जी। तो अब ऑब्वियसली फिर यहाँ भी आप 5.7 नहीं 5 पुट करेंगे, यहाँ 5 पुट करेंगे तो 518 are 90 वहाँ जाके जब आपके पास यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो इट विल बिकम P2 इज इक्वल टू P2 यहाँ ले आए तो 90 माइनस 87 इट विल बी 3। तो P1 की वैल्यू आ गई, the value of P1 is equal to 5 and the value of P2 is equal to 3। ये प्राइजेस आ गई इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, ठीक है जी। हमारे पास दो इक्वेशंस थी A और B। A थी पहले प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम के लिए, B थी दूसरे की इक्विलिब्रियम के लिए। हमसे पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज क्या होंगी, Q की वैल्यूज निकालनी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज क्या होंगी।
तो दोनों इक्वेशन हैं, इसमें हम अब इक्विलिब्रियम कंडीशन जो क्वांटिटी है वो निकाल सकते हैं, वो देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। ओके मैं अगर वापस ऊपर जाके आपको क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इसमें करवाऊँ, P1 is 5, P2 is 3, P1 is 5 and P2 is $3। तो पहले के लिए देखनी है, अच्छा क्योंकि हमने जो प्राइजेस निकाली हैं तो ये प्राइजेस तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की हैं, मतलब अगर P1 P2 मैं इन दोनों में पुट करूँ सेम रिजल्ट्स आएंगे मेरे पास, तो मैं दोनों में से किसी भी एक में पुट करके निकाल लेता हूँ। क्योंकि P1 P2 दोनों डिमांड में यूज हो रहे हैं तो मैं डिमांड को यूज कर लेता हूँ। तो 82 माइनस 3 टाइम्स क्वांटिटी निकालनी है मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन वाली, P1 इज 5 प्लस P2 इज 3, तो ये क्या आ जाएगा जी, Q1 की वैल्यू निकल रही है, ये Q1 आ जाएगा 5 3 15 माइनस 15 प्लस 3, minus 15 plus 3 will be minus 12, minus 12, 82 minus 12 will be 70। ठीक है जी, ये आपके पास इसके लिए आ गई। ठीक है जी, पहले वाले की डिमांड के लिए। इसी तरह से आप इसकी सप्लाई के लिए निकाल सकते हैं कि 15 इंटू P1 थी जी 5 माइनस 5, 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 क्या होगा, 15 for 16 75, 75 माइनस 5 इज इक्वल टू 70। तो देखें जी इन प्राइजेस पे इक्विलिब्रियम कंडीशन ही बन रही है, 70 निकल रही है। इसी तरह से अगर आप इसे दूसरे को देखेंगे तो ये भी ऐसा ही है, इसमें आप पुट करें दोनों की सेम आनी चाहिए, पुट करके देख लेते हैं। 92 प्लस 2 टाइम्स P1 is 5 minus 4 times P2 is 3, 92 plus 10 102 minus 12 90, इसमें भी पुट करें 32 into 3 minus 6 is equal to 90 बनेगी। ठीक है जी, तो ये जो क्वांटिटीज हैं ये दोनों के लिए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है जी, तो ये हमारी हो गई Q1, ये हमारी हो गई Q2, हमसे पूछी गई थी इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज। तो हमारे फाइनल आंसर्स, अच्छा अब नीचे भी लिख सकते हैं, मैंने ऊपर से लिख दिया ताकि इक्वेशन लिखी हुई है आसानी से हो जाएगा। तो हमारे फाइनल आंसर क्या होगा कि हमारी इक्विलिब्रियम प्राइजेस ये हैं और इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज क्या आ गई, Q1 70 एंड Q2 90। ठीक है जी, ये प्रोसीजर है। अब 3 इक्वेशन होंगी तो 3/3 को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जब हम मैट्रिसेस पढ़ लेंगे तो फिर आपने इक्वेशन इस तरह से बनानी है कि 3/3 की इक्वेशन बन जाएंगी। 3/3 की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, जब हम ग्रामर रूल पढ़ लेंगे तो हम उससे सॉल्व कर लेंगे, हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। फिर 3/3 की इक्वेशन को सॉल्व करना, 3/3 कैसे बनेंगे जी, 3 प्रोडक्ट होंगे, एक के लिए इक्वेशन, दूसरे के लिए इक्वेशन, दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी और सप्लाई को इक्वेट करके तीसरे की भी क्वांटिटी और सप्लाई को इक्वेट कर लेंगे, 3 इक्वेशन बन जाएंगी और उसमें 3 वेरिएबल्स होंगे P1 P2 P3। ठीक है जी, सॉल्व ऐसे ही होना है। आई होप 5.2 के क्वेश्चन अब सारे आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी 5.2 तक रखते हैं, 5.3 की भी एक वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, उसके भी कुछ 2-3 क्वेश्चन, उसके बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे अब, उसके भी लेकिन 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे। इससे हमने आई गेस काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है।